तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आर्थिक जीवन के बारे में। इससे पहले हमने राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ लिया था, सामाजिक जीवन यानी मौर्य काल का जो सामाजिक जीवन था। राजा कैसा होता था, मतलब जो आपका महामात्य किसको बोलते थे, तीर्थ किसको बोलते थे, अध्यक्ष किसको बोलते थे, दास प्रथा थी या नहीं थी, इससे पहले हमने आपको बता दिया था। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले, वैसे तो ये लास्ट टॉपिक है और आगे हम बताएंगे इसकी मौर्य काल में और किसके बारे में, और जैसे कौटिल्य है उसने क्या कहा है उसके बारे में एक अलग से टॉपिक होगा। बट हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि मौर्य काल में आर्थिक जीवन यानी कि कौन कौन से टैक्स होते थे, कितने परसेंट लगते थे, उन टैक्स को क्या बोलते थे, सिक्के को क्या बोलते थे, आर्ट और जो कला है उसमें। याद रखना, अभी मंदिरों का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, आठ में मंदिर नहीं आएंगे। ठीक है, उसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं, उस चीज के एक एक चीज है जो आपको इसमें भी मिलेगी और आपको मेरा भी सुनना है। ठीक है, वो सारी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा जो इससे पता चलना है। कुछ तो आपको लिख देंगे बट आपने खुद नई नई चीजें भी ऐड करती जाने हैं। ठीक है, तो आर्थिक जीवन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो आपकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी उनकी। ठीक है, उस चीज के बारे में। ठीक है, तो आर्थिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो इस समय राज्य व्यवस्था पशु, कृषि और आपका व्यापार पर निर्भर थी। इन तीनों को क्या कहा जाता था, संयुक्त रूप को, यानी कृषि और व्यापार और पशुपालन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था मौर्य काल में, वार्ता। ठीक है, ये इकट्ठा इस चीज को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज के बारे में अशोक के अभिलेख, बलि इंपॉर्टेंट है, और भाग यानी कि भूमि का कितना प्रतिशत है, टुकड़ा बोलते हैं। बलि जो एक प्रकार का कर होता था, यानी कि दोनों, ये क्या आपने याद रखना है, ये एक बुरा जो करते मेन कर थे ये। वैसे तो और बहुत सारे टैक्स थे बट ये मेन कर थे मौर्य काल के। ठीक है, तो वो आपकी चीज के बारे में। कौटिल्य की अर्थव्यवस्था में 10 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी 10, जो हम कुछ मुख्य पढ़ने वाले हैं। अदेव जिसने बिना वर्षा से जो हुई है। ठीक है, जो बिना वर्षा से खेती होती है। ठीक है, एक ये जो बिना खेती से, अब जो वर्षा से खेती होती है, वर्षा से जो खेती होती है उसको बोलते हैं देवमात्र। ठीक है, उसके बाद पृष्ठ। ठीक है, जुती हुई हुई भूमि, और सीधी नीचे लिखना हमने बिना जुती हुई। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में, दो चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा टैक्स के बारे में बात करते हैं, जो टैक्स होता था। ठीक है, टैक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टैक्स की उदय उदक भाग होता है सिंचाई कर, सिंचाई कर, और प्रणय होता है आपातकालीन कर। आपातकालीन कर, ठीक है, होता है आपातकालीन कर। हैंड्य कर होता है जो नगद दिया जाता है, नगद, जो नगद देना पड़ता था आपको। ठीक है, वो सारी चीजें है। और विष्टि होता था जो निःशुल्क काम किया जाता है, बेगार बोलते हैं आप इसको, बेगार टर्म बोलते हैं, बेगार कर। ठीक है, ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अब जो ये सारे कर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ये मैगस्थनीज में भी वर्णन किया है गया है अपनी किताब में, और कौटिल्य ने। अब ये कर कितने होते थे, ये होते थे 1/6 भाग, यानी मौर्य काल में 1/6 भाग, टोटल का 1/6 भाग लिया जाता था, जो सीधा किस में जाता था, उसके क्या बोलते हैं, साम्राज्य के अंदर जाता था टैक्स। ठीक है, उस चीज के बारे में। इसलिए कुछ फसलों के बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है। कौटिल्य ने चावल को, यानी कि जो चावल होता था सबसे बढ़िया फसल मानी है, एक तरफ से बढ़िया की सबसे बढ़िया फसल हुआ करती थी मौर्य काल में। ठीक है, और ईख सबसे बेकार मानी है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, कौटिल्य ने कहा है कि ये फसलें दो, जो अच्छी और बुरी चीज के बारे में। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में छोटी बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। हाँ, इस चीज के बारे में आगे व्यापार, क्योंकि कृषि और पशुपालन, जानवर, बैल वगैरह, हाथी, ये सब कुछ जानते थे। पशुपालन में ये हाथी बैल वगैरह जानते थे। ठीक है, तो वो मोर वगैरह, ये सारी चीजें इसमें। तो हमने कृषि के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, पशुपालन के बारे में बता दिया। ठीक है, उसके बाद है मौर्य काल के सिक्के, इसी के बारे में, क्योंकि अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है। तो काशपण और पर्ण बोलते चांदी के सिक्के को,
ठीक है। चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे उस काल में, और काशपण या पण या चांदी, ठीक है। और स्वर्ण और सिक्के बोलते थे निष्क, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, ठीक है। और उसके बाद मास्क बोलते थे तांबे के सिक्के। अब जो ये शब्द मैंने यहां लिखा, ये तो मैंने आज के टर्म में लिखा, आज वो आज हम सिक्के बोलते हैं, बट मौर्य काल में क्या बोलते थे इसको, आहत सिक्के, कि जो मैंने आपको सोर्सेज में भी बताया है कि आहत, आहत या पंचमार्क, आहत या पंचमार्क सिक्के, दोनों एक ही शब्द, एक ही के लिए यूज किया है। यानी किसी को पंचमार्क या आघात या मार्क जो सिक्के बनाए गए हैं, वो सारी चीजें किसमें है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, आज तो बोलते हैं सिक्के, उस टाइम बोलते हैं आहत या पंचमार्क, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा। हाँ, अगर आपसे ये पूछे कि सबसे फेमस सिक्का कौन सा था, तो उस सिक्के को बोलते थे पण, यानी कि आप मौर्य काल का जो सबसे चर्चित टर्म यूज की जाती, जो अधिकतर होता है, वो होता था पण, पण मतलब चांदी, चांदी का बना होता था, ठीक है। इस काल में जहाजों से व्यापार किया जाता था, और उस पर राज्य का अधिकार, यानी कि जो व्यापार है, बंदरगाह है, और बंदरगाह जो कंट्रोल होती थी, जैसे ताम्रलिप्ति, ये बंदरगाह होती थी उस समय, फेमस है ये, बंदरगाह के नाम है ये, ठीक है। बिरगू कच्छ, ये उस समय, ये आपकी पूर्वी में होती थी और ये आपके पश्चिम में होती थी, ठीक है। ये बंदरगाह है मौर्य काल की, जहां से जहाजों को क्या उतारा जाता था, उतारा जाता था और भरा जाता था, ठीक है। यानी ये व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होते थे, और ये थल और जल से, दोनों से होते थे, ठीक है। बहुत सारे रोड मिलते हैं इसमें, दिल्ली से आगरा, आपका मगध से लेकर लाहौर तक, जो आज बोलते हैं, यानी जीटी रोड बोलते हैं आप, ये व्यापार थे। हम लोग 4 से 5 सड़कें हुआ करती थी जहां से व्यापार किया जाता था उस समय, ठीक है। मौर्य काल के बारे में हम जान लेते हैं। मौर्य काल इसमें 2 प्रकार की थी, एक लोक कला थी और एक आपकी मौर्य कला थी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उस समय आपको सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया, ये पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है इसमें, खुद जो इंडिका पुस्तक जिसने लिखी है, उसने वर्णन किया है पाटलिपुत्र की, बहुत सारी, मतलब ये बहुत बड़ी हुआ करती थी पाटलिपुत्र कला, इसमें आर्ट एंड कल्चर। अब इसमें सबसे जो कला के बारे में आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, इनके बारे में मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। एक तो अशोक का स्तंभ लिखा है, जो 8 में लिखा है, और दूसरा मैंने गुहा लेख लिखा है, क्योंकि गुफा के बारे में और स्तंभों के बारे में वर्णन मिलता है, अगर गुफा के अंदर स्तंभ बने होंगे या किसी भी चीज के बारे में बने होंगे, तो ये आपको इसके बारे में पढ़े। सारनाथ, ये आपको पता होगा, ये बिहार में है, ठीक है, सारनाथ, ये पता होगा। सारनाथ स्तंभ अभिलेख, यानी कि यहाँ पर ये जो जितने भी स्तंभ है, ये जितने भी स्तंभ हैं, इनके ऊपर बेल की आकृति होगी, सिंह की आकृति यानी शेर की आकृति, या हाथी की आकृति होगी, ठीक है। और आपको 2 तो पता होगा, सारनाथ और सांची में तो शेर दिखाया गया, आप बोलते भी है कि 4 दिखते हैं, वैसे तो 3 ही दिखते हैं फ्रंट में, अच्छा 4 है, ठीक है। और ये रामपुरा, इसमें बेल की भी मिलते हैं, बेल के साक्ष्य मिलते हैं, इसमें भी शेर के साक्ष्य मिलते हैं, इसमें भी शेर के साथ हाथी के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ऐसा स्तंभ है, स्तंभ मतलब पिलर, एक बड़ा सा पिलर बना हुआ है इस टाइप का, ठीक है, मान के चलो इस टाइप का बना हुआ है, और ऊपर से गोल है ये, और उसके ऊपर शेर दिखाया गया है, ये पूरा पिलर है खड़ा हुआ, ठीक है। और उसके ऊपर किसी चीज की आकृति है, या हाथी का बैठा हुआ है या शेर बैठा हुआ है, उसकी बात कर रहा है। अब ये अलग, ये सारनाथ मतलब जगह है, वहां मिला है ऐसा, ठीक है। ये लोहरिया का ये उधर ही है, ठीक है। ये सारे रामपुर आपको उधर इसी साइड है, बिहार में अधिकतर है। बाकी वैशाली ये थोड़ा यूपी इलाका, साथ ही मध्य प्रदेश का इलाका, यानी यहाँ पर इस टाइप के क्या मिले हैं, पिलर मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, तो जिसमें ये पता चलता है, ठीक है, समझ रहे, जिससे पता चलता है कि क्या क्या चीजें होती है, किस चीज को मान रहे। उसके बाद है गुहा लेख, गुहा लेख मतलब गुफा, यानी कि अशोक ने गुफाओं का निर्माण किया था, और उसके अंदर जो चित्रकारी की गई है, चित्रकारी की गई है, वही तो गुहा लेख है। बराबर की गुफाएं ये आपकी बिहार में मिलेगी, ठीक है। और उसके अंदर कर्ण गुफा, विश्वकर्मा गुफा, सुदामा, ये बोलते हैं कि बौद्ध धर्म की गुफा है, बौद्ध धर्म से संबंधित भिक्षु थे ये, ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं जो इस काल में आर्ट एंड कल्चर के बारे में।
ठीक है। तो हर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीजें हमें मैंने आपको बताया कि आर्थिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन वो क्या क्या जानते थे, ठीक है, और कला के बारे में क्या क्या जानते थे। आर्थिक जीवन में हमने कृषि के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, पशुपालन के बारे में डिस्कस किया, व्यापार के बारे में डिस्कस किया, और फिर आर्ट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैंने आपको राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन या वास्तुकला या कला, उस चीज के बारे में, तो ये मौर्य काल अधिकतर मतलब यही खत्म होता है, ठीक है। बट हम इसमें ये भी आप हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो कौटिल्य का शासन है वो राजा के बारे में क्या कहता है, ठीक है, राजा कैसा होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर एक कौटिल्य के बारे में, ठीक है। कौटिल्य के बारे में बताऊं क्योंकि इसी ने तो राजनीति बताई, उसी ने तो बताया कि राजा कैसा होता है, ठीक है। तो उस चीज के बारे में आपको आगे इसके देखने को मिलेगा, जो इसका अगला टॉपिक होगा। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे ये मौर्य काल यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहीं तक हम इसको आज रखेंगे, ये सारी चीजें हैं।